गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ इंटर के अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरी अभी ये शुरू के 5 मिनट प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अक्सर मैं सब बता देता हूं फिर भी स्टूडेंट लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, तो मैं अभी बता देता हूं। नंबर 1, इनकम टैक्स में, क्योंकि आई टीच इनकम टैक्स ऑल्सो, सो इनकम टैक्स में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत डिटेल्ड होते हैं। तो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ। सर कहाँ मिलेगा? यूट्यूब चैनल में। सर कैसे ढूंढेंगे? सिंपल है, मेरे वेबसाइट पे आप जाओगे siddharthagarwalclasses.com, उसमें ऊपर में ही आपको इनकम टैक्स का अलग से एक पेज मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे जाओगे, वहाँ इनकम टैक्स में जो जो अमेंडमेंट आए हैं, बड़े बड़े अमेंडमेंट है, बहुत डिटेल में सुंदर से समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स का वहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की। ये लॉ और ऑडिट का अमेंडमेंट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली ऑडिट में, इंटर के ऑडिट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे ना ऑडिट सब्जेक्ट में, वो सब मैंने बैच के अंदर ही पहले पढ़ा दिए हैं। तो जो भी बैचेस आपके पास उसमें पहले से अवेलेबल है, और जो पुराने मेरे अमेंडमेंट वीडियो होते हैं पिछले टर्म्स के, उनमें ऑलरेडी वो कवर्ड है। तो फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2022 इन ऑडिट सब्जेक्ट देयर इज नो सेपरेट अमेंडमेंट। जो भी आरटीपी में जितने भी अमेंडमेंट्स आए हुए वो सब पुराने वाले ही अमेंडमेंट्स हैं, जो मेरे बैच के अंदर भी कवर्ड है और अलग से अमेंडमेंट वीडियो डाल के भी कवर कराया हुआ है। जो मेरे मेरे वेबसाइट पे अगेन अमेंडमेंट पेज होता है। जैसे आप मेरा वेबसाइट खोलते हो, ऊपर में आप देखोगे एक अमेंडमेंट पेज है, उसमें क्लिक करोगे, उसमें आपको मेरे सारे पहले के अमेंडमेंट के वीडियो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, ये अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटरमीडिएट लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए, बहुत कम आए हैं पर हैं, थोड़े बहुत है। फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2022 वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। बहुत थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं पर मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये देखो 3 पेज का अमेंडमेंट है, इसके नोट्स का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो के ठीक नीचे ही यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन होता है और मेरा कमेंट होगा, उसमें आपको इस नोट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, ये अमेंडमेंट 3 पेज के नहीं है, 3 लाइन की अमेंडमेंट है। आपको दिख रहा होगा बीच में येलो येलो कलर किया हुआ है, बस दैट इज द अमेंडमेंट। मुझे एक्चुअली पूरा सेक्शन लिख के दिखाना पड़ता है फॉर रेफरेंस, वरना तुमको कैसे पता चलेगा कि सर ये अमेंडमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कहां पर आया है ना, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन सर। ये देखो मैंने लिख के भी डाल दिया यहाँ पे, नोट, देयर हैज बीन वेरी लिटिल अमेंडमेंट इन लॉ फॉर CA एंड CMS स्टूडेंट्स बिटवीन मई जून 22 एंड नवंबर दिसंबर 22। वो 3 अमेंडमेंट्स क्या है सर? सबसे पहला वाला अमेंडमेंट है चार्ज को लेकर। चार्ज के ऊपर एक चैप्टर होता है ना हमारे सिलेबस में, कि कोई भी कंपनी अगर लोन लेती है और अपना एसेट गिरवी रखती है बैंक के पास या कहीं भी, तो एक्सक्यूज मी, तो एसेट के ऊपर एसेट गिरवी रखना पड़ता है। तो जो एसेट आप गिरवी रखते हो, हम लोग लीगल भाषा में कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज आ गया है। तो आप लोग जो मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, ये सब शब्द बोलते हो, वही है चार्ज। कि जब भी कंपनी अपना कोई असेट गिरवी रखती है तो असेट के ऊपर एक चार्ज क्रिएट होता है। कंपनी शुड इन्फॉर्म आरओसी, आरओसी को बताएगा, एक फॉर्म होता है CHG-1, 30 दिन के अंदर जमा कर देगा, और आरओसी क्या करेगा, MCA के वेबसाइट में ही वो डिटेल्स डाल देगा, ताकि सारी दुनिया जाके चेक कर सकती है कि कंपनी का कौन सा असेट गिरवी पड़ा है, ओके। अब इसी में एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये क्या है, अगर कोई बैंक है, लेट्स से देयर इज अ बैंक, बैंक भी तो एक कंपनी होता है ना सर, देयर इज अ बैंक, उसने ना RBI से लोन लिया है। किससे लोन लिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एक बैंक है, मतलब बैंकिंग कंपनी, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 क्लॉज D ऑफ द RBI एक्ट 1934। तो एक बैंकिंग कंपनी, उसने RBI से लोन लिया है और बदले में अपना कोई एसेट गिरवी रखा है, ठीक है। एसेट गिरवी रखा है, मतलब एसेट के ऊपर मॉर्गेज या जो भी क्रिएट हुआ है। तो बोला ऐसे केस में जब एक बैंकिंग कंपनी खुद RBI से लोन लेता है और अपना एसेट गिरवी करता है, तब बैंकिंग कंपनी को ROC के पास CHG-1 जमा करने की जरूरत नहीं है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज। यानी कि एक बैंक जब RBI से लोन लेगा और अपना बैंक अपना खुद का कोई एसेट गिरवी रख रहा है, तब उस एसेट के लिए जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसके लिए फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। बैंक नीड नॉट इंटीमेट ROC इन्फॉर्म CHG-1 अबाउट दिस केस। क्लियर? ये छोटा सा है। तो हम लोगों से एग्जाम में जनरली बैंकिंग कंपनी के एग्जामिशंस और क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। आप जानते हो
कि थ्रू आउट कंपनी लॉ कितने सारे सेक्शंस होते हैं जहां मैंने बैंक्स वगैरह का एग्जाम्शन पढ़ाया है तो वो जल्दी से आता भी नहीं है, तो इट्स अ वेरी रेयर थिंग। ये हुआ एक। दूसरा थोड़ा अच्छा है, अगर आना हुआ तो यहां से आ सकता है। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। मैं इसके बारे में थोड़ा सा 5-7 मिनट प्रेम से चर्चा करूंगा, समझाऊंगा। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, डिस्कस करते हैं। अंडर सेक्शन 94 हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है। अरे हर कंपनी के पास अपने सारे शेयर होल्डर्स का डिटेल्स, नाम, एड्रेस वगैरह होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो कंपनी एक पुस्तक मेंटेन करती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 88 फॉर्म नंबर MGT 1, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नाउ 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी, वो बीच में खांसी आती है इससे मुझे रोकना पड़ता है। हाँ, तो हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ता है जिसमें सारा डिटेल्स वगैरह रहता है। नाउ सेक्शन नंबर 94 किसी भी शेयर होल्डर को ये पावर देता है कि वो चाहे तो कंपनी के पास आके बोल सकता है कि मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंस्पेक्ट करना है या उसमें से कुछ पोर्शन का एक्सट्रैक्ट लेना है या मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर की अटेस्टेड कॉपीज चाहिए। वो आके कंपनी से मांग सकता है और कंपनी को देना पड़ेगा। ये नियम है अंडर सेक्शन 94, ठीक है। तो यही ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर आके मांग सकता है कि भाई मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की कॉपी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि MCA का एक नोटिफिकेशन आया था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो कंपनी सार्वजनिक नहीं करेगी। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर आके बोलेगा कि मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट लेना है, कॉपीज चाहिए, तो कुछ कुछ डिटेल्स छुपाए जाएंगे जो नहीं दिए जाएंगे। तो अब इसको लेके उन्होंने बताया नहीं था कि क्या क्या डिटेल छुपाए जाएंगे, वही अब MCA ने नोटिफाई कर दिया कि जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कोई आके मांग रहा है, कोई मेंबर आके मांग रहा है, उसको कॉपी चाहिए, तो उसमें बाकी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर तो सारे शेयर होल्डर्स का एड्रेस लिखा हुआ है। बोला वो नहीं देंगे क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स है, उनका एड्रेस पब्लिकली दे देना इज नॉट गुड, ये तो गलत बात है, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो मेंबर्स का एड्रेस नहीं दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स हैं तो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होता है, वो भी नहीं दिया जाएगा, वो छुपा लिया जाएगा। सेकंड, ईमेल आईडी, सारे मेंबर्स की ईमेल आईडी होगी, पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, बोला वो भी शेयर नहीं होगा। UID मतलब आधार नंबर, वो भी शेयर नहीं होगा। सो इससे यहां पर तो एक फायदा हो गया पर एक जगह नुकसान हो गया। मैं बता रहा हूं क्या। लेट अस से देयर इज अ शेयर होल्डर, अभी फायदा बता रहा हूं। देयर इज अ शेयर होल्डर हु वांट्स टू टेक द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का कॉपी। तो कंपनी जब उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर का कॉपी देगी तो बाकी सारे मेंबरों का ये डिटेल छुपा लेगी। मतलब एड्रेस नहीं मिलेगा, ईमेल आईडी नहीं मिलेगा, आधार नंबर, पैन नंबर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, ग्रेट। लेकिन मुझे यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो है एड्रेस वाला प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी सब नहीं, पर एक एड्रेस का प्रॉब्लम है। क्या आप लोग जानते होंगे, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन नंबर 100 EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अगर 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स या 10% इक्विटी कैपिटल होल्ड करने वाले मेंबर्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करें कि EGM बुलाना है तो बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं बुला रहा है, तब उस 10% इक्विटी शेयर वाले मेंबर्स जो हैं उनके पास हक है कि वो लोग खुद सारे मेंबरों को नोटिस भेज के EGM बुलवा सकते हैं, ठीक है। अब सारे मेंबरों को अगर वो लोग नोटिस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए दे नीड द एड्रेस ऑफ ऑल द मेंबर्स, और वो आप बोल रहे हो कि वो दिखाएंगे नहीं। तो अब यहां पे आप सोचो जरा कि इसका इंपैक्ट सेक्शन 100 पे पड़ेगा। सेक्शन 100 EGM वाला होता है, ठीक है, कि जब मेंबर्स 10% मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि EGM बुलाओ और BOD नहीं बुला रहा है, तब वो लोग खुद बुलाना चाहेंगे और खुद बुलाने के लिए आके बोलेंगे कि हमको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स दो ताकि हम बुलाएं। पर रजिस्टर ऑफ मेंबर में बाकी सारे मेंबर का तो एड्रेस और ईमेल आईडी आपको मिलेगा ही नहीं, तो फिर ये लोग बेचारे उनको नोटिस भेजेंगे कैसे। तब उनके पास सेक्शन 100 में एक ही उपाय बचेगा कि वो NCLT को अप्रोच करके रिक्वेस्ट करो, फिर NCLT उनको दिलवाए, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में ये वाले जो डिटेल्स हैं इट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये कंपनी किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये काम का अमेंडमेंट था थोड़ा, ठीक है। दिस इज द सेकंड वन। नाउ द लास्ट वन, सर लास्ट वन इज वेरी इजी। आप जानते हो कि हर कंपनी को ROC के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। उसका फॉर्म नंबर होता है AOC 4। एवरी कंपनी एवरी ईयर ROC के पास क्या जमा करता है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट पीएल इन दिस फॉर्म AOC4। बोला अब से हर वो कंपनी जिसके ऊपर, मतलब नॉट ऑल बट सम कंपनीज जिनके ऊपर CSR एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 135, तो बोलता है हर वो कंपनी जिसके ऊपर CSR भी एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 135, वो लोग जब हर साल अपना AOC4 जमा करेंगे उसके साथ एक और फॉर्म जमा करेंगे CSR2। तो जब जब AOC4 जमा करेंगे संग संग एक और फॉर्म जमा करेंगे CSR2, दिखाने के लिए कि भाई हमने साल भर में कितना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है। तो ये एक एक्स्ट्रा छोटी सी रिक्वायरमेंट आ गई, बट इट इज नॉट फॉर ऑल कंपनीज, इट इज ओनली फॉर दोज कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 135 का 1, जिन पे CSR लगता है, तो वो AOC4 के साथ CSR2 भी अटैच करके देंगे। ठीक है, तो ये था सर अमेंडमेंट, और कुछ विशेष तो है नहीं, यही छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे लॉ में। ऑडिट में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई अमेंडमेंट नहीं, जो थे वो सारे पहले कवर हो चुके हैं। तो RTP में पुराने वाले अमेंडमेंट डाले हुए वो मैं एकदम फर्स्ट में पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरा बना के बहुत डिटेल में एकदम पढ़ा के सुंदर सा डाला हुआ है, टॉपिक वाइज वो पहले ही करा चुका हूँ मैं। मेरे वेबसाइट में ही इनकम टैक्स वाला जो पेज है उसके अंदर वो मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अमेंडमेंट वीडियोस होते हैं वो तो मैं अमेंडमेंट वाले पेज के अंदर भी उसका लिंक दे देता हूँ, ताकि मेरे वेबसाइट में आप जाओ, अमेंडमेंट पेज को क्लिक करो, वहीं पे नीचे आपको पूरा टर्म वाइज सब्जेक्ट वाइज अमेंडमेंट मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ये अमेंडमेंट के जो नोट्स है 3 पेज के, कहाँ है सर? ये नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हो। आपको ये 3 पेज प्रिंट आउट भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, किताब आपके पास है, आप सीधा सेक्शन 77 में जाओगे, वहाँ पे ये 2 लाइन लिख देना। वैसे ही सेक्शन नंबर 94, सेक्शन नंबर 137 में जाके बस 2 लाइन लिखना है, तो यू डोंट नीड प्रिंट आउट ऑल्सो, खाली 2 लाइन का हाथ से लिख दोगे हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब कंप्लीट होता है। थैंक यू।